let's start our class folks. So we'll do Indian Express today, and I'll tell you what articles to read from the Hindu. Now in the Indian Express there is one important news that needs to be covered, which is SEBI has tightened the FPI regulations, but tax havens pose a global challenge. Now first of all, this is not a tax haven, this is called haven. Haven is different from a heaven. ठीक है, टैक्स हेवन इज विद रिस्पेक्ट टू दोज एरियाज जहां पर दोज जुरिस्डिक्शंस जहां पर आपका जो टैक्स की जो वो होती है, क्या कहते हैं, टैक्स एप्लीकेशन जो होती है वो बहुत कम होती है. द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी लो, and a lot of corporates, what they do is that they have their headquarters in this tax havens. So for example, tax haven का example हो जाता है मॉरिशस हो गया, या फिर एक कंट्री है बलूचिस्तान इन यूरोप वो हो गया, या बहामास हो गए. ठीक है, ये छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज हैं, दीज आर यूजुअली टैक्स हेवन्स because of their easy tax norms and because they don't put too much of burden in terms of compliance on the taxing entities. Now, but what is this issue? Let's talk about this issue. This issue came into being because of the Hindenburg report. Now, what was this Hindenburg report? There was this report released in January by a short seller. Read about what a short seller is if you don't know. So this report was released by this research firm called Hindenburg, जिसने अदानी के ग्रुप्स के ऊपर शॉर्ट किया था. Now what is this shorting? Shorting is basically जब आप कहते हो कि ये कंपनी ठीक नहीं चल रही है, इसके शेयर्स में पहले बेच दूंगा. सपोज आपने 100 रुपए का शेयर बेच दिया और बाद में जाके आपने जब वो शेयर 50 रुपए का हो गया तो खरीद लिया, तो अगेन अल्टीमेटली आपको डिफरेंस अर्न करना होता है ना. तो डिफरेंस इज आपने 50 रुपए का खरीदा और 100 रुपए का बेचा, या फिर आपने 100 रुपए का पहले बेच दिया और फिर बाद में खरीदा. अगर आप पहले बेच रहे हो और बाद में खरीद रहे हो तो दिस इज कॉल्ड एज शॉर्टिंग अ शेयर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीपल हु आर बेयर्स इन द मार्केट. एक होते हैं बुल्स, एक होते हैं बेयर्स. दीज आर पीपल हु आर बेयर्स जो मार्केट को नीचे लाने में इंटरेस्टेड होते हैं. सो अब व्हाई डिड दिस पर्टिकुलर एंटिटी शॉर्ट अदानीज शेयर? इट सेड दैट दिस पर्टिकुलर एंटिटी की जो वैल्यूएशन है दैट इज टू हाइप्ड अप. नाउ व्हाई इज इट टू हाइप्ड अप? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जब भी कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है, ठीक है, कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में होती है, सेबी के नॉर्म्स हैं कि जो मैक्सिमम ओनर जो ओनर है कंपनी का, उसका जो मैक्सिमम शेयर्स हो सकते हैं उसके पास, मिनिमम जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग राइट्स होते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिमम शेयर होल्डिंग राइट्स. मैक्सिमम शेयर होल्डिंग राइट्स कैन ओनली बी 75%. सो सपोज टुमारो आई कम अप विद अ कंपनी बाय द नेम ऑफ, मैं स्टॉक मार्केट में पिंक प्रोफेसर ले आता हूँ, तो मैं स्टॉक मार्केट में उसको तभी ला सकता हूं इफ आई गिव 25% ऑफ माई शेयर्स टू द जनरल पब्लिक एंड अ मैक्सिमम ऑफ 75% शेयर्स कैन स्टे विद मी. बट व्हाट कंपनीज ऑल्सो डू, सपोज मैं क्या करता हूं, मैं अपनी स्टॉक का प्राइस जो है, मेरे मार्केट प्राइस जो है, जो मैंने लॉन्च किया वो 500 रुपीज का एक शेयर था. अब मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ हैविंग 75% विद मी, आई हैव 90% विद मी. बाय व्हाई? आई कोलैबोरेटेड विद फ्यू एंटिटीज एंड उनको बोला कि ये मेरे शेयर्स हैं, आप ये सारे खरीद लो और उसको बाय करना शुरू कर दो खूब सारा. नाउ हाउ डज अ शेयर प्राइस मूव ऊपर नीचे कैसे करता है? जब ज्यादा लोग बाय करेंगे तो शेयर प्राइस ऊपर चला जाएगा, जब ज्यादा लोग सेल करेंगे तो शेयर प्राइस नीचे जाएगा. डिमांड एंड सप्लाई. नाउ इन केस ऑफ अदानीज कंपनीज, a lot of these companies, what it has been alleged that the shareholding pattern was such that the ownership crossed the 75%, and it was Adani's associated companies only which were buying these shares, जिसकी वजह से जो शेयर 1000 रुपए का होना चाहिए वो 5000 रुपए का, 6000 रुपए का हो रहा था. तो artificially they had increased the prices of the shares. But the question is, why would someone like to increase the prices of shares? The idea behind this is, सपोज मेरे पास एक शेयर है 1000 रुपए का, आई कैन लेंड दैट शेयर, मैं वो शेयर को गिरवी रख सकता हूँ बैंक के पास और उस पे 50% मार्जिन दे के मैं पैसे बोरो कर सकता हूँ. सो ऑन इफ आई गिव माई 1000 रुपीज शेयर टू अ पर्टिकुलर बैंक, इट विल गिव मी 500 रुपी लोन. सो सपोज आई हैव 1000 रुपी का शेयर एंड कल वो शेयर 10,000 रुपीज का हो जाएगा. माई बोरोइंग एबिलिटी हैज इंक्रीज फ्रॉम 500 रुपीज टू 5,000 रुपीज. And if I have 5,000 rupees with me as the currency in terms of cash, I can go and buy multiple things. मैं टीवी चैनल्स लाइक एनडीटीवी खरीद सकता हूँ, मैं ACC सीमेंट खरीद सकता हूँ,
तो I can buy multiple things because of this. And the idea behind Heidenberg's report was that in companies का corporate governance भी ठीक नहीं था, because the kind of CAs that they had involved, जो बायजूस के केस में भी है, जो इनके केस में भी है, and this is where you can write corporate ethics of accounting. तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एथिक्स के केस में, अकाउंटेंट्स के साथ में, CAs के साथ में. एंड टू वेरी गुड एग्जांपल्स वुड बी, एक अगर आप हिस्ट्री में देखना चाहो तो आप उसका देख सकते हो, सत्यम कंप्यूटर्स का देख सकते हो. 2008-2009 में इनका क्राइसिस हुआ था. यू कैन टॉक अबाउट बायजूस राइट नाउ, यू कैन टॉक अबाउट ये अदानीज राइट नाउ. और बेसिकली द वैल्यू ऑफ द कंपनी वाज शोन टू बी इन बिलियंस ऑफ डॉलर, जबकि वो कंपनी इतना प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है. सो अंडर ऑल दिस, जब ये पूरा जब ये नेशनल लेवल पे ये चीज आई, then this was even raised in the parliament that how Adani's shares are basically hyped up and उनकी real value कम है. Then SEBI came into picture और उसने कमेटी बैठाई, गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बैठाया, and that government committee was basically seeking that who is actually investing in these domestic companies. And then it came up with this idea that if a FPI, foreign portfolio investor, now what is this foreign portfolio investor? If there is a foreign investor who is coming to India and just investing in Indian stock market, that is called a foreign portfolio investor. Then if a FPI is investing in an Indian company and it is and उसका जो major जो उस company के assets हैं वो एक ही company के अंदर लगे, more than 50% of its assets. Suppose मैं एक FPI हूँ, मेरे पास 10,000 करोड़ रुपया है जो मैं invest कर रहा हूँ. Out of that 10,000 crore rupees, more than 5,000 crore rupees I'm investing in one company. Then I would need to give data to SEBI that why am I investing it, what is my relationship with this particular company. तो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरा कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है या नहीं है उस कंपनी के साथ में. am I involved in some way, transactional way with Adani's or not, or if even or the fact that if I having इसको बोलते हैं AUM, asset under management. The technical term that you will read in newspapers is AUM, asset under management. कितना assets मैं manage कर रहा हूँ. If my AUM is more than 25,000 crore rupees, then also I am I am an important FPI entity, and the SEBI is trying to regulate this. The SEBI is basically asking for a granular data कि who is the ultimate beneficial owner of the FPI. तो आप FPI के beneficial owners देखना चाह रहे हो कि हो सकता है कंपनीज जो है किसी शेल कंपनी का. मैंने क्या किया मैं केमन आइलैंड्स में जाके एक शेल कंपनी बनाई ABC, और उसमें अपने ड्राइवर का नाम रख दिया, वो मेरा ड्राइवर ओनर है उसका, और वो मेरा ड्राइवर को पैसे भी मैं ही दे रहा हूँ, बट वो इन्वेस्ट मेरी कंपनी के अंदर कर रहा है. अल्टीमेटली चाहे ड्राइवर हो या मैं हूँ, तो इन्वेस्टमेंट तो मेरी कंपनी में हो रहा है. एंड वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द जनरल पब्लिक? बिकॉज जिसने स्टॉक्स होल्ड करे हुए हैं, जो 10% बाकी लोग हैं जिन्होंने स्टॉक होल्ड करे हुए हैं, उनके साथ फ्रॉड हो रहा है ना. उनका शेयर का प्राइस कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है. सो दैट पब्लिक फेथ जो है वो खराब हो रहा है. अब उसके ऊपर ये जो कमेटी बैठी थी उसने कुछ चीजें बताई हैं. देयर हैव बीन सम challenges that have been posted by this committee, and it has also docked the SEBI for inaction on multiple things. अब SEBI के वापस response आए in this particular article कि what does the SEBI think? One of the major things that the SEBI has said is that it has tightened the FPI regulation, जो वो already बात कर रहा है कि we have tightened the FPI regulation, but the problem is कि टैक्स अगर आप इंडिया के अंदर हो तो आपको इजीली पता चल सकता है कि हु इज द बेनिफिशियल ओनर, हु इज नॉट द बेनिफिशियल ओनर. द प्रॉब्लम विद दिस टैक्स हेवंस आर कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस. देयरफॉर टू फाइंड आउट हु इज द अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर is very difficult if a company is operating from these countries like Cayman Islands. जैसे मैंने आपको बताया, just do a Google search on tax havens, आपको बहुत सारी कंट्रीज मिल जाएगी ये टैक्स हेवंस की. यूरोप में मिल जाएंगी, एशिया में मिल जाएगी, अमेरिकाज में मिल जाएगी, ये सारी कंट्रीज में है. तो दैट इज द इशू. इफ यू सी द second column, in its affidavit submitted in the Supreme Court, the SEBI said the regulatory challenges governing the FPI in 2018-2019, it had tightened the disclosure requirement for beneficial owners of FPIs. Further, according to the regulator, in some of the cases, the entities have been having economic interest in FPI
are in jurisdiction equivalent to PMLA, तो जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इन FPIs में, regulations require BO to be beneficial owners identification only on the basis of control or ownership. तो अब जिस कंट्री के अंदर आप बात कर रहे हो कि कौन कौन और किस किस का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर एंटिटी में, अब जैसे मेरे ड्राइवर के नाम पे क्या कहते हैं कंपनी है केमन आइलैंड्स के अंदर, तो मेरा भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंदर, बट जो केमन आइलैंड्स है वो सिर्फ ये देखती है कि ओनरशिप किसकी है। ओनरशिप अगर ड्राइवर की है तो वो ड्राइवर की कंपनी है, वो ये नहीं देखती कि मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है। तो रूल्स में डिफरेंस है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रॉब्लम आएगी, thus the investment manager acting through the arrangement such as voting shares management shares is then identified as BO in FPI. Consequently, while in compliance with the regulation, the actual investing constitutes with economic interest may not be identified as FPI, BO in FPI. तो हो सकता है मेरा ड्राइवर मेरे कहने पे इन्वेस्टिंग कर रहा हो, मेरी कंपनी उसकी कंपनी में शेयर नहीं है, बट मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट मैंने दिखा दिया कि मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, बट वो कंट्री मान नहीं रही है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आनी शुरू होती है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस, एंड दिस इज द सेम प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके बारे में पढ़ना, व्हाट इज दिस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। इसकी एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक ग्रे लिस्ट आती है। रीड अबाउट व्हाट इज दिस ग्रे लिस्ट रिलीज बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है जहां पर टेररिज्म की फाइनेंसिंग होती है, ठीक है। देन हैज आल्सो आइडेंटिफाइड द सेम एज ग्लोबल चैलेंज। देन उसके बाद ये पूरा आर्टिकल यही बात कर रहा है। उसके बाद एक बार इसी कॉलम के अंदर पेज नंबर 4 पे द फर्स्ट कॉलम सेकंड लास्ट पैराग्राफ, considering the challenges to address the issues related to minimum public shareholding takeover regulation and press SEBI वाले जो नॉर्म्स है, जो दूसरा इशू जो इन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश करी है वो है कि अगर कोई किसी कंपनी का टेक ओवर कर रहा है तो किस बेसिस पे टेक ओवर कर रहे हो। The additional granular disclosure to the last investor from the specified types of FPI that either hold more than 50% of their AUM in a single corporate or total AUM of 25,000 crore rupees subject to certain exemptions। तो अब आप टेक ओवर के केस में भी अगर सपोज एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो वो पैसा कहां से रेज कर रही है, उसके लिए भी अगर FPI से पैसा रेज किया जा रहा है तो आप देखोगे कि ग्रैन्युलर डेटा की हु इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो यहां पर भी बात हो रही है, ठीक है। एंड देन यू कैन रीड दिस आर्टिकल एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अभी इसके ऊपर और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी इन कमिंग कपल ऑफ डेज। यू विल फाइंड आर्टिकल्स इन दी एक्सप्लेन्ड सेक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर GS पेपर नंबर 3 and I am expecting a question because it's a technical topic, इसलिए I am expecting a question in this year's mains for this. Now the other article, Foxconn pulls out $19.5 billion chip plan with Vedanta. Government asks it to set up an independent unit. Now first of all ये same article जो है, ये same जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो हम explained में भी पढ़ेंगे, तो we can read it at one place. But what I am going to tell you is कि एक आपको पता होना चाहिए कि what is this ये सेमीकंडक्टर और ये चिप प्लान क्या है। देखो, एक होता है चिप का मैन्युफैक्चरर, यहां पर चिप की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है कि हु विल मैन्युफैक्चर द चिप, बट उसके पीछे का जो डिवाइसेस हैं, जो उसके पीछे, ये तो सिंपल हो गया। चिप जो बनाना है, चिप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी या ये कंपनी बताएगी। जैसे इंटेल या एप्पल जो है वो चिप बनाती है, बेसिकली चिप के डिजाइन बनाती है। चिप का वो जो बाकी सारा जो वेफर वाला काम है वो कोई और कंपनी कर सकती है, बट चिप की पावर क्या होगी, चिप कैसे ऑपरेट करेगी, वो ये टेक्नोलॉजिकल कंपनीज बताती है। तो दो एंटिटीज हैं। दो एंटिटीज कौन सी हैं? एक जो बताई जो चिप की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जैसे फॉक्सकॉन है। फॉक्सकॉन सिर्फ चिप की मैन्युफैक्चरिंग करती है, बट चिप का जो डिजाइन है वो हो सकता है इंटेल कर रही हो। जब आप देखते हो ना, जब आप कहते हो कि इंटेल में मेरा i7 है या i9 है, तो वो i9 का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो i9 का जो डिजाइन है, वो सारा इंटेल ने किया है, बट हो सकता है उसकी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फॉक्सकॉन कर रहा हो। इट्स दी सेम थिंग जैसे आईफोन पे अगर आप पीछे देखोगे तो क्या लिखा होता है, डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया बट मेड इन इंडिया और मेड इन क्या कहते हैं, चाइना। तो
एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इज वन थिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आपको एबिलिटी चाहिए, और चिप मैन्युफैक्चरिंग में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि चिप मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी वेरी टीडियस टास्क। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको क्लीन वाटर चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, अनलिमिटेड एंड अनइंटरप्टेबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एंड यू शुड हैव वेरी गुड स्किल्ड मैन फोर्स। ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं इफ यू वांट टू गेट इनटू चिप मैन्युफैक्चरिंग। फैब्रिकेशन यूनिट्स के अंदर आपको जाना है तो इसको बोलते हैं फैब्रिकेशन बेसिकली। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको साथ में टाई अप चाहिए कि चिप बना कौन सी कंपनी रही है आपके साथ। अब प्रॉब्लम इज कि हमारे यहाँ 3 बेसिकली वो आए थे, क्या कहते हैं, वेंचर्स आए थे जिन्होंने कहा था कि वी विल मैन्युफैक्चर चिप्स इन इंडिया। द इशू विद वेदांता एंड फॉक्सकॉन वाज कि दिस प्लांट वाज सपोज्ड टू बी सेट अप इन महाराष्ट्र, but at the last minute it was shifted to Gujarat for some reason that we all know कि क्यों शिफ्ट हुआ होगा गुजरात के अंदर। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट, और एडवर्टाइजमेंट देने से काम नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट कैन बी मिसलीडिंग। वाई? अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड देखो पिछले 1 महीने का, कम से कम नहीं तो 5 बार फ्रंट पेज पे फॉक्सकॉन और वेदांता का एड आ रहा है, वहां पर काम कुछ नहीं कर रहे, इनका धंधा एक पैसे का भी शुरू नहीं हुआ, बट एड सारे दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो एड पे मत जाओ कि एड क्या आ रहा है, बट दे हैड दिस आइडिया कि लेट्स मैन्युफैक्चर चिप्स इन इंडिया। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक तो दिस पॉलिटिकल इशू वाज देयर, दूसरा वाज दैट वेदांता जो है इसका ऑलरेडी डेट बहुत ज्यादा है, एंड अगर ये चिप मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा तो डज इट हैव इनफ फंड्स अवेलेबल टू मेक दिस बिकॉज चिप मेकिंग बिजनेस इज वेरी एक्सपेंसिव, prohibitively expensive. So does it have the money to give it to the partners? और जो बाकी जो चिप मैन्युफैक्चरर्स जिनके साथ हम टाइप जिन्होंने अप्लाई किया था उनके साथ प्रॉब्लम क्या रहा है कि इंटेल का एक टाई अप होने वाला है एक और कंपनी के साथ में, और वो कंपनी जब तक वो टाई अप नहीं होगा तब तक इंटेल इज नॉट एबल टू कमिट टू इंडिया कि वो इंडिया के अंदर चिप्स बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा। सो दीज आर मेजर इश्यूज बिकॉज ऑफ विच अभी तक ये टेक ऑफ नहीं कर पाया। Now you can read up this particular news that why the semiconductor fabrication facility has not been able to set up। ये joint venture से निकल गए हैं, but the government is asking them कि आप independently apply करके independently you can make up your own this thing। Now if you come to page number 4 इसी article के अंदर these last 2 paragraphs, the Vedanta Foxconn venture had reapplied for the chip incentive, this time for 40 nanometer process after the initial proposal of 28 nanometer chip production failed to sign up a technological partner। तो मैं वो जो टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है इंटेल जैसा, ठीक है, जैसे एप्पल जैसा, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल पार्टनर जो बेसिकली टेक्नोलॉजी आपको दे रहा है। तो रीड अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 40 नैनोमीटर एंड 28 नैनोमीटर। नाउ द डिफरेंस इज चिप बड़ा होगा या चिप छोटा होगा। यू ऑल्सो कैन रीड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज मूर्स लॉ, ठीक है, ये फिजिक्स के अंदर आता है मूर्स लॉ। ये क्या होता है कि हर 18 महीने में चिप का जो साइज हो जाएगा वो आधा हो जाएगा, या चिप की जो पावर होगी वो डबल हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं मूर्स लॉ इन दिस चिप मेकिंग बिजनेस। तो अगर मैं आज की डेट में एक चिप बनाता हूं जिसकी एक्स अमाउंट ऑफ पावर है, मेरे पास सिर्फ 18 महीने हैं जिसके अंदर मैं इस चिप को मार्केट में निकाल भी पाऊंगा, इससे जितना पैसा कमा सकता हूं उतना कमा पाऊंगा, क्योंकि 18 महीने बाद तक इस चिप की पावर डबल हो जानी चाहिए। दैट मीन मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट अभी तक करी इस चिप के अंदर वो सारी खत्म हो जाएगी। पीपल विल आस्क फॉर नेक्स्ट वर्जन। तो जैसे आज की डेट में जब लैपटॉप खरीदने जाता हूँ, आई एम श्योर नो वन विल बाय i3 का लैपटॉप, क्योंकि आज की डेट में i9 बिक रहा है। i9 के अंदर भी डिफरेंट वर्जन आते रहते हैं। तो इफ यू सी i3, i7, i5, i7, i9 ये सारे वर्जन चल रहे हैं, बट i9 के अंदर भी हर साल में एक नया वर्जन आ जाता है कि अच्छा ये इतना और ज्यादा फास्ट है। सो दैट इज वाई यू नीड टू सी। और जितना ज्यादा छोटा होगा, जितना ज्यादा नैनोमीटर में छोटा होगा, उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि छोटी चिप को आपको ज्यादा पावरफुल बनाना है। दैट मीन्स आपको उतने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो ऐड करने हैं, तो इट रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी और मोर अमाउंट ऑफ स्किल। तो छोटे चिप बनाना और ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड देन उसमें बेसिकली वही है लास्ट पैराग्राफ में, दैट बोथ ऑफ देम आर बेसिकली गोइंग टू मे बी वेदांता अपना खुद का बना रहा है और ये अपना खुद का बनाएंगे। So this is the news that you should read. Then
the other news, हाँ, the other news, concerns over minors booked under POCSO law panel not for lowering the consent age. Now, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि a lot of cases are coming to the courts. अब POCSO अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए POCSO का एक्ट क्या है. POCSO is basically protection of children from sexual offences act 2012. अब ये एक्ट क्या कहता है? इट क्रिमिनलाइजेस एनी काइंड ऑफ, ये आपको एक्ट बाय द वे पता होना चाहिए, पॉक्सो का एक्ट अच्छे से, क्योंकि ये हमारी उसके अंदर चिल्ड्रन वेलफेयर के अंदर, सोसाइटी के अंदर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि चिल्ड्रन का टेक केयर करने के लिए जो एस्पेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए और गवर्नेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है. अब इसके अंदर क्या होता है, टिपिकली अगर एग्रीवे इसमें जो कंडीशंस है वो है कि समवन इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ट्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ अ चाइल्ड, देन उसके ऊपर ज्यादा रिगरस पनिशमेंट होती है. ठीक है, बिकॉज चिल्ड्रन डू नॉट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इसीलिए उनको ज्यादा स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है. एंड इस केसेस में जो ट्रायल्स होते हैं वो कैमरा ट्रायल्स होते हैं. इस केसेस में जो चाइल्ड की आइडेंटिटी होती है, अगर किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो इट इज इलीगल. अगर किसी ने रिलीज कर दी ये चीज तो वो ही विल बी लाइबल फॉर जेल. तो इसीलिए उस चाइल्ड की आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है. तो देयर आर नंबर ऑफ प्रोविजंस आई वांट यू टू रीड अबाउट दिस पॉक्सो एक्ट. देन पॉक्सो के केस के अंदर द प्रॉब्लम इज कि कोर्ट्स एंड इवन द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि इन केसेस के अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें 16 to 18 ईयर ओल्ड के केसेस आ रहे हैं, एंड दीज आर केसेस ऑफ कंसेंशुअल, कहते हैं कंसेंशुअल एक्ट्स या कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स. बट द प्रॉब्लम इज कि अगर ये कंसेंशुअल है तो उस केस के अंदर शुड वन ऑफ द एंटिटीज बी बुक्ड अंडर पॉक्सो. अब कई सारी ज्यूरिसडिक्शंस के अंदर ये जो कंसेंशुअल है, फॉर एग्जांपल अगर हम मुस्लिम रिलीजन के बारे में बात करें, मुस्लिम रिलीजन के अंदर the age of marriage is at the age of puberty, which is generally assumed to be 15 years, which goes against the POCSO Act, and which also goes against the age of 18 years जो हमने minimum age जो set करी हुई है मैरिज की, जिसको हम बोल रहे हैं कि 21 years हम बात कर रहे हैं कि शायद से 21 years कर दो. तो these are the typical problems that are faced. and इसमें कई बार क्या होता है, क्योंकि इस केस में बेल बड़ी आसानी से नहीं मिलती. अगर कोई बॉक्सो के अंदर बुक्ड है तो बेल बहुत मुश्किल है इन केसेस के अंदर, क्योंकि इस केस के अंदर क्या होता है, यहां पर पॉक्सो के केस में यूजुअली क्या होता है, यूजुअली होता है कि आई एम इनोसेंट अंटिल आई एम प्रूवन गिल्टी. ठीक है, दिस इज द नॉर्मल नॉर्म व्हेन आई से लीगल फर्टर्निटी के अंदर लीगल जो हमारा मेन वो होता है. बट पॉक्सो के केसेस के अंदर इफ यू हैव बीन बुक्ड देन इट इज योर जॉब टू प्रूव दैट आई एम नॉट गिल्टी. द अजम्पशन बिकम्स दैट यू आर गिल्टी. और इस केस में कई बार स्पेशली विद बॉयज what happens is that even if it's a consensual act that has been done, the girl's parents usually say कि नहीं ये consensual नहीं है, and लड़कों को फिर उसके बाद जेल हो जाती है. ठीक है, तो that is one of the issues with case of this particular act. But what good thing about POCSO is that it is gender neutral. Usually ये जितने भी आर्टिकल, जितने भी आप आईपीसी में इश्यूज देखोगे, आईपीसी में जितने भी सेक्सुअल हरासमेंट वाले जो केसेस हैं, दे आर नॉट जेंडर न्यूट्रल. दे आर ओनली कंसिडरिंग फीमेल्स बट नॉट मेल्स एज वेल. बट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड वेयर देयर हैव बीन केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट मेल्स, बट वो प्रोविजंस इंडिया के अंदर नहीं है. बट ये पॉक्सो का जो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल भी है. ठीक है, तो दिस इज द इशू. बट लॉ कमीशन ने कहा है कि लॉ कमीशन सेज दैट नो, वी आर नॉट रिड्यूसिंग द एज फ्रॉम 18 to 16. Yes, so वो गर्ल्स पेरेंट वाला इशू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. If you go to the second column on page number 4, last paragraph, the two key issues, the government proposal to increase the minimum age of marriage of women, and the incongruity between the Muslim personal law and the POCSO are said to be weighted on laws commission decision. ठीक है, मैंने आपको मुस्लिम का बता दिया कि 15 ईयर्स होता है, जो इन एनी केस यूसीसी के अंदर भी चेंज हो जाएगा. जैसे यूसीसी आएगा वो ये सारी चीजें बदल जाएंगी. द अदर थिंग इज द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज द एज फ्रॉम 18 to 21. इसका जो इम्पोर्टेंट रीजन है कि द इशू इज दैट अ नंबर ऑफ women get pregnant in the age group of 18 to 21.
ये एज ग्रुप में द बॉडी इज स्टिल नॉट डेवलप टू बेसिकली होल्ड अ वूम, एंड उसकी वजह से क्या होता है, द चाइल्ड इज एनेमिक, या चाइल्ड जो होगा वो मैल न्यूट्रिशन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैल न्यूट्रिशन जो एक्सटेंट होता है वो बढ़ता रहता है कंट्री के अंदर. So therefore or risk of pregnancy in this particular age group is much higher. So therefore the government is planning to increase the age and making it par with men, which is 21 years. So this is another issue. और मे बी यू कैन रीड, आज से अभी फरवरी में असम ने बहुत सारी चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर क्रैकडाउन किया था फरवरी के अंदर. दिस इज अनदर रिलेटेड इशू टू दिस. So these are three important news from the front page. Then let's come to page number 9. Page number 9 में L&T signs pact with Spain firm Navantia to build Navy submarines. Now Navy का एक project है which is called as Project 75I. Project 75I is basically to procure, basically to make, you can read about this. And I also want you to read about the different classes of submarines that we have. एक होता है एयरक्राफ्ट कैरियर्स. तो रीड करना, इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स कौन से हैं, इंडिया के पास सबमरीन्स की कौन कौन सी टाइप है, इंडिया के पास फ्रिगेट्स कौन कौन सी टाइप है. ये आपके पास डिफरेंट क्लास होगी. एक तलवार क्लास होगी, एक कावेरी क्लास होगी. तो ये डिफरेंट डिफेंस के अंदर आपको साइंस एंड टेक के अंदर ये सारी क्लासेस पता होनी चाहिए. ठीक है, जब भी आपके पास टाइम हो, डू दैट रिसर्च फॉर नेवी. बाद में मैं आपको मिसाइल्स के बाद में भी ये रिसर्च करवाऊंगा, बट इफ यू हैव टाइम, डू दिस रिसर्च. व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ नेवी सबमरीन्स दैट वी हैव, नेवी शिप्स दैट वी हैव. ठीक है, डिफरेंट कोलकाता क्लास मिलेगी, और आपको देखेगा मेजरली कुछ क्लासेस रिवर के नाम पे हैं, कुछ क्लासेस सिटीज के नाम पे हैं. तो देखना कि क्यों है ये क्लासेस. ठीक है, तो मेक अ वन पेजर ऑन दिस नेवी का पूरा. ठीक है, तो अब ये नेवी का प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेंडर्स लॉन्च कर रही है, और उसके लिए L&T has signed up with this company which is Navantia, and it is already, this particular company is already producing Scorpion class submarines. ये Scorpion class submarines already हमारे पास हैं कुछ. ठीक है, तो what are these Scorpion class submarines, and उसके साथ में this has already been exported to Chile and Malaysia and India की भी जो Scorpion submarines है Calvary class, ये ऑलरेडी इंडिया के अंदर ऑलरेडी बिल्ट हुई भी है. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट न्यूज. दूसरी चीज उसी के नीचे, दैट बिकॉज इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर इज नाउ गोइंग टू पेरिस, उसी के साथ में अग्रीमेंट साइन होगा. हमने ऑलरेडी राफेल प्लेन्स खरीदे हुए हैं, बट नाउ वी आर प्रोक्योरिंग 26 नेवल वेरिएंट, जिसको हम राफेल एम बोलते हैं. तो नेवल वेरिएंट ऑफ राफेल प्लेन्स वी आर गोइंग टू बाय, एंड दिस इज गोइंग टू बी टेकन अप बाय द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल. तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक्विजिशन अगर आप डिफेंस का करोगे, तो देयर इज दिस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल व्हिच इज हेडेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग ऑल थिंग्स. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. एंड ये मैं आपको बता रहा था कि एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारा जो इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम है INS विक्रांत. ठीक है, तो रीड अबाउट दैट. और बाकी जितने भी हमारे एक और हमारा वो एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके बारे में सर्च करना. देन next article, editorial amid the downpour. Amid the downpour is basically talking about that although हमारा जो when we started this particular season, ये जो हमने हमारा मानसून जो है, अगर आप सीजन देखोगे तो 1 जून के अराउंड से हमारा मानसून सीजन स्टार्ट हो जाता है. तो जब हमने पहले 2 वीक का मानसून सीजन देखा था, तो we saw that we had a rainfall deficiency of 52%. But right now at around July 10th, our deficit has reduced from a deficit to a surplus now, because जो North India में इतनी rain हुई है. But the problem here is not about the overall country. आप overall country की वो नहीं देखोगे. It's saying that class बहुत अच्छा कर रही है अगर क्लास का एवरेज बहुत अच्छा कर रहा है. क्लास का एवरेज, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी क्लास बहुत अच्छा करती है, तो वो तो इसलिए भी हो सकता है कि 10 स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं, सबके 100% मार्क्स आ रहे हैं. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 40 स्टूडेंट? अगर 50 स्टूडेंट्स है मेरी क्लास में, अगर बाकी 40 अच्छा नहीं कर रहे, तो एवरेज तो ऊपर पे चली गई,
बट बाकी बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा नहीं कर रहे. दैट इज द प्रॉब्लम है, दैट ओवरऑल द कंट्रीज रेनफॉल, अगर मैं कहूँ कि इंडिया में ड्रॉट आया तो मैं कहूँगा ड्रॉट नहीं आया, कि रेनफॉल तो सरप्लस है, बट स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. कि स्पेशल एस्पेक्ट के अंदर अभी भी कई स्टेट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल हरियाणा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, द रेनफॉल इज डाउन बाय 25-26%, जिसका इम्पैक्ट उसकी पल्सेस के ऊपर पड़ रहा है. ठीक है. सिमिलरली if you see the second paragraph, Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Chhattisgarh, Bihar are major rice producing and consuming states, and they are not getting much rain in contrast to northwest India, and that is going to be problem. जहाँ पर एक्चुअली में राइस का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर बारिश ज़्यादा हुई नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है. एंड पंजाब एंड हरियाणा कैन नॉट basically counter the amount of rice that these states produce. Similarly, पल्सेस के केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेजरली पल्सेस जो है वो कर्नाटका और महाराष्ट्र रीजन में मिलती है. ठीक है. और क्या कहते हैं, राजस्थान में रेनफॉल हुई है, बट राजस्थान विल नॉट बी एबल टू कंपनसेट फॉर द लॉस दैट हैज हैपेंड इन द अदर एरियाज. एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड नॉट टेक आइज ऑफ एल नीनो जस्ट बिकॉज अभी रेनफॉल हुई है. इट माइट बी द केस कि अभी रेनफॉल एक्सेस होगी और इसके बाद बारिश नहीं हो रही है, तो ओवरऑल प्रॉब्लम हो सकती है, स्टिल प्रॉब्लम हो सकती है. तो गवर्नमेंट कैन नॉट स्टेप बैक एंड रिलैक्स इन टर्म्स ऑफ इट्स मैनेजमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर. देन द अदर न्यूज is being bullish. Being bullish is basically an article which talks about कि हमारा जो सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स इज नथिंग बट बेसिकली जो टॉप 30 कंपनीज हैं कंट्री की, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन से जो सबसे बड़ी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनका इंडेक्स जो उनका वेटेड इंडेक्स को हम सेंसेक्स बोलते हैं. तो सपोज मेरे पास 1000 कंपनियां हैं, 1000 कंपनियों में सबसे पहले मैं देखता हूँ कि विच आर दी टॉप 30 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ जिनका मार्केट में जो कैपिटलाइजेशन है, जो मार्केट में उनका पैसा है सबसे ज्यादा है, मार्केट की वैल्यूएशन उनकी सबसे ज्यादा है. तो उन टॉप 30 कंपनीज का मैं एक इंडेक्स बनाता हूँ, वेटेड इंडेक्स बनाता हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंसेक्स. ठीक है. सिमिलरली निफ्टी अलग एक है, निफ्टी 50 अलग है, ऐसी डिफरेंट कैप्स भी होती है. तो सेंसेक्स इज वन, देन निफ्टी इज अनदर, देन यू हैव मिड कैप्स एज वेल. मिड कैप होती है कि एक कैप आप डिफाइन कर देते हो इस रेंज से लेके इस रेंज तक की कंपनीज. ऐसे ही आप छोटी कैप्स ले सकते हो, ऑटो कंपनीज का आप एक इंडेक्स ले सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का ले सकते हो, आईटी कंपनीज का ले सकते हो. तो आपके पास 1000 कंपनीज हैं, यू कैन टेक स्मॉल सैंपल सेट्स, डिफरेंट स्मॉल सैंपल सेट्स, एंड जैसे बैंकिंग कंपनीज का सैंपल सेट ले लिया जो लिस्टेड है, तो आप उनको एनालाइज कर रहे हो, एंड उनके बेसिस पे व्हाट वी आर सेइंग इज that all these areas, all these companies have done well in India, especially banking sector has done extremely well in India. And why they have done well? Because NPA levels हमने याद है, remember I told you NPA level जो है वो historic lows पे आ गया है, 3.9% पे पहुंच गया है. हमारा जो asset वो है CRAR रेशो जो है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, वो बहुत हाई चल रहा है. ठीक है. एंड रिटर्न टू एसेट्स कंपनीज का काफी अच्छा चल रहा है, जो मैंने आपको हिंदू में आर्टिकल पढ़ने के लिए बोला था. सो ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग वेल फॉर बोथ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एंड देयरफॉर देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट that is coming our way, and especially investment coming not just from Indian investors but also from foreign investors in terms of FPIs. Then जिसको क्रिकेट का शौक है वो they can read Rising from the Ashes. अनदर वेरी गुड आर्टिकल. आजकल तीनों काटजूल लिख रहे हैं आर्टिकल, कभी विवेक काटजूल लिखते हैं, कभी अरुंधति काटजूल लिखती हैं, कई बार गुरुस्वामी लिखती हैं. तो दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल फोक्स. दिस विल गिव यू वेरी गुड कंटेंट फॉर योर एसे. आपको एसेस में और एथिक्स के लिए इस आर्टिकल से इतना सब कुछ मटेरियल मिल सकता है, और यही दीज आर द आर्टिकल्स दैट यू नीड टू स्टोर विद यू, कि अच्छा कैसे कैसे चीजें लिखना है, कैसे कैसे इसने आंसर लिखा है. Now what has happened, और इसका कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, there will not be a single question which will be on this particular issue, but this will give you a lot of material for your GS answers. सोसाइटी के अंदर आंसर्स के लिए आपको मिल जाएगा इसके अंदर आंसर. एसेस के लिए तो इतना सारा मटेरियल है इसके अंदर, एथिक्स के लिए मटेरियल है. Now what has happened is that US के अंदर लास्ट मंथ में क्या हुआ है, उनके जो सुप्रीम कोर्ट है उनके अंदर एक केस गया था, स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशंस इनकॉर्पोरेटेड versus presidents and fellows of Harvard College.
नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस यूनिवर्सिटीज इज, यूएस यूनिवर्सिटीज के अंदर एक काइंड ऑफ सिस्टम है अफर्मेटिव एक्शन का. अफर्मेटिव एक्शन इज समथिंग लाइक जो हमारे यहाँ कोटाज होते हैं, रिजर्वेशन होता है, बट वो रिजर्वेशन नहीं है. उनके यहाँ क्या है, उनके यहाँ रिजर्वेशन के अलावा उनके यहाँ है कि हम अलग अलग कम्युनिटीज को हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, और वो नॉट जस्ट इन यूनिवर्सिटीज बट ऑल्सो इन देयर कंपनीज. इनको बोलते हैं डाइवर्सिटी रूल्स. तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर अलग अलग तरीके के लोग आए जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स लेके आए. बट द आइडिया इज कि इफ यू आर गिविंग डाइवर्सिटी के नाम पे, इफ यू आर गिविंग मोर नंबर ऑफ सीट्स टू पीपल ऑफ कलर्ड ओरिजिन, समवन हु इज वाइट, समवन हु इज एशियन अमेरिकन, उसके अगेंस्ट आपने काम कर दिया. आई कैन टेक द सेम थिंग एज दैट, क्योंकि इंडिया के अंदर इतना ज्यादा रिजर्वेशन हो गया आज की डेट में. आज की डेट में देखो जनरल कैटेगरी के पास कितनी सीट्स हैं, 40%. आई अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया एंड आई एम इन कंप्लीट अग्रीमेंट विद इट. द प्रॉब्लम इन इंडिया इन अफर्मेटिव एक्शन इज कि इंडिया के अंदर भी अगर हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के अंदर भी बात करें, तो देर आर फ्यू कम्युनिटीज जिनके पास सारी की सारी सीटें हैं, जो बेसिकली कैप्चर करके बैठी हुई इन सारी चीजों को. अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज हैव नॉट बीन एबल टू रिप्रेजेंट विद इन द ओबीसीज, विद इन द एससीज, विद इन द एसटीज, जो नहीं आ पाते. दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पर, और सेम इंडिया के अंदर है कि इंटर जनरेशनल भी आपको रिजर्वेशन मिलता रहता है. आपके पेरेंट्स को मिला, अब वो खत्म नहीं हुआ, आपको मिल गया, आपको नहीं खत्म हुआ, आपके बच्चों को मिल जाएगा. दैट इज अनदर प्रॉब्लम इन इंडिया रिजर्वेशन का. तो आइडिया ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट प्रॉब्लम, बट इस केस में देयर कैन बी अ केस दैट, जो इसके अंदर भी द केस दैट हैज बीन मेड इज दैट डज इट गो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मेरिट एंड मेरिटोक्रेसी. अल्टीमेटली कोई कह सकता है कि यार 40% ही तो रह गई सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए, आपने जनरल के लिए आपने सीट्स कम कर दी. और वही दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन दिस, दैट इन बिकॉज देयर हैव बीन, बिकॉज इन द नेम ऑफ डाइवर्सिटी आपने हर जगह पर अफ्रीकन अमेरिकन, आपने हिस्पैनिक लोगों को आपने एडमिशन देना शुरू कर दिया. उनके लिए कोट एंड कोट आपने ज़्यादा उनके लिए इजी कर दिया एडमिशन. तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो डिजर्विंग वाइट कैंडिडेट्स हैं, जो इंडिजिनस वहाँ के जो वहाँ के लोग हैं, उनको सीट्स नहीं मिल रही. एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बेसिकली ऑर्डर्ड अगेंस्ट दिस अफर्मेटिव एक्शन इन एडमिशंस, एंड दैट माइट ऑल्सो हैव एन इम्प्लीकेशन ऑन द ऑफिसेज एज वेल. क्योंकि ये जो डाइवर्सिटी ऑफिसेज हैं वो भी शायद से आप कहना शुरू कर दें कि वी विल ओनली हैव, वील रिमूव दिस. एंड दिस प्लेज इनटू द हैंड्स ऑफ बेसिकली द रिपब्लिकन्स व्हिच आर कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स आर बेसिकली दोज, जैसे होते हैं ना, जैसे राइट विंग, जैसे हमारे राइट विंग होता है, जैसे वहाँ पर रिपब्लिकन्स हैं. कि कंजर्वेटिव्स जो कहते हैं कि नहीं, हमें अपनी वाइट्स, हमारे जो हमारे इंडिजिनस तो नहीं, जो हमारे खुद के लोग हैं उनको हमें ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए. ठीक है, तो दैट इज द इशू. एंड ये आपको केस याद रखना पड़ेगा, स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशंस वाला और वर्सेस दिस. और सिमिलर एक दूसरा केस जो आप रीड कर सकते हो, क्योंकि हम तब करंट अफेयर्स डिस्कस नहीं करते थे, रो वर्सेस वेड. रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर केस जिसने, it has withdrawn the abortion rights of women in America which were been there for the last 50 years. Abortion कराना अब आज की डेट में इलीगल हो गया, क्योंकि ये अगेन रिपब्लिकन्स कहते हैं वो क्रिश्चियनिटी वाले उसमें आते हैं, और वो कहते हैं जो बेसिकली वो है कैथोलिक्स हैं, तो बेसिकली वो कहते हैं कि इट्स अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड यू शुड नॉट किल एनी चाइल्ड ऑफ गॉड. देयरफॉर उन्होंने अबॉर्शंस को उनको उसको हटवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला. ठीक है, अब ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ो जिसके अंदर वो पूरी की पूरी चीज़ें बता रहा है कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रिजर्वेशन एज वेल. फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रिजर्वेशन. और यहाँ पर हमारे यहाँ एम्प्लॉयर जो होता है, अफर्मेटिव एक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रिजर्वेशन. एंड उसके अलावा इफ यू सी दी सेकेंड कॉलम, उसमें बेसिकली है कि दिस डिबेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अमेरिका बिकॉज इनका जो डेमोग्राफी है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा कमिंग टाइम्स में. आने वाले 40-50 ईयर्स के अंदर जो वाइट्स हैं उनका जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगा, और दैट विल बी अ प्रॉब्लम. एंड देन यू कैन रीड आउट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़, बट दिस इज द ओवरऑल आइडिया. देन अनदर आइडिया इज एथिक्स के केस में, और ऐसे के अंदर डाल सकते हो, बट
आकाश जोशी का जो आर्टिकल है हु पेज फॉर द पिलग्रिम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट एन एसे. दिस एसे वाज रिटन इन सच अ फॉर्मेट दैट इट बिकेम वेरी अट्रैक्टिव टू रीड. तो आपका फॉर्मेट जो होना चाहिए और आपका एंडिंग जो होना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए. सी दी एंडिंग, उसने एंड ही क्वेश्चन पे किया है और ये एक दिस इज अ वेरी गुड वे टू बेसिकली आंसर एसेज. तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कि क्या मैं कोई एंड ऐसा दे सकता हूँ जिसमें मैं एक एनेक्डोट से शुरू करूं और एंड एक क्वेश्चन पे करूं. इफ यू स्टार्ट राइटिंग योर एसेज लाइक दिस यू विल गेट परहैप्स गेट मोर मार्क्स, क्योंकि starting of the answer and ending of the essay, starting of the essay and the ending of the essay is going to fetch you more marks. ठीक है, वो वहीं पे वो आपको 20 नंबर ज्यादा मिल जाएगा. तो एंडिंग और स्टार्टिंग के बारे में आप 4-5 तरीके के एंडिंग और स्टार्टिंग सोचो जो आप कस्टमाइज करके कहीं पर भी ला सकते हो. So try to do that kind of an exercise, and same thing you can try to do the same thing in case of your GS answers as well. तो टेम्पलेट्स क्रिएट कर लो अपने पास कि ये मेरे पास 10 तरीके के टेम्पलेट्स हैं दैट आई विल यूज इन माय एसेस. वन ऑफ द टेम्पलेट्स इज क्रिएट कि एंड द एसे इन अ क्वेश्चन इटसेल्फ. ठीक है. सो व्हाट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली जो लोग आपने योगी जी ने कहा है कि भाई जो वो चल रहा है यात्रा चल रही है, इन यात्रास के केस में मीट नहीं बिकेगा और अल्कोहल नहीं बिकेगा थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर मंथ, बट डजंट इट गोज अगेंस्ट द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मेरा राइट टू प्रोफेशन को हर्ट कर रहा है ना. तो अल्टीमेटली आई एम पेइंग, मेरी अगर दुकान है मीट की शॉप है तो आई एम पेइंग फॉर दिस पर्टिकुलर यात्रा. वाई शुड आई एज अ सिटीजन पे? या तो मुझे कंपनसेट करे स्टेट. तो दिस यू कैन यूज इन एथिक्स एज वेल, कर सकते हो. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप यही करोगे तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर ये सेम चीज है तो फिर आप कहो कि रमजान के टाइम पे अल्कोहल नहीं बिकनी चाहिए. तो दिस आर्गुमेंट कुड बी देन दिस आर्गुमेंट कुड बी कि जैन कहेंगे कि हमारे नवरात्रे के टाइम पे, और हिंदू कहेंगे नवरात्रे के टाइम पे करो, फिर जैन कुछ कहेंगे. तो इंडिया में फिर तो आप ईटिंग और ड्रिंकिंग के ऊपर आप अपने रिलीजियस नॉर्म्स ही लगाए जा रहे हो. सो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन रीड अबाउट, या एथिक्स के अंदर आप यूज कर सकते हो इस पर्टिकुलर चीज को. देन UCC lessons from Goa, you can read it, but it's a very complex article, बड़ा complex तरीके से लिखा हुआ है. Then the last 2-3 things that I want you to read is one article, challenge to JNK. प्लीज रीड दिस आर्टिकल, जिसमें बेसिकली बताया हुआ है कि JNK के केस के अंदर एक्सप्लेन पेज पे JNK के केस पे व्हाट वर द इश्यूज, why how did the government basically to article 370 को पहले कैसे अमेंड किया गया. पहले 367 को अमेंड किया गया, फिर 370 को में एक नया प्रोविजन लाया गया, और उस प्रोविजन के थ्रू वापस जो प्रोविजन दे रखे हैं, जो प्रोटेक्शन दे रखी थी JNK को in terms of its constitution, वो सारी चीजें ली गई. So this article basically talks about change to article 370 and how the government basically manufactured this particular change to bring about this new law. अब इसके अंदर एक चीज है, इसमें बेसिकली बोलते हैं कि JNK पे कोई भी एक्ट तभी आएगा जब वहां की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसको देगी. पहले तो था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी, तो देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ JNK. अब वो पहले तो आपने आर्टिकल को चेंज करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेंज करके आपने कर दिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. बट क्योंकि प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ था JNK में उस टाइम पे, तो कैन प्रेसिडेंशियल रूल बी सेम एज द विल ऑफ द पार्लियामेंट? तो ये एक अनदर इशू है. द अदर थिंग इज डाउनग्रेडिंग अ पर्टिकुलर स्टेट टू UT. ये कैन दिस बी अलाउड अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो देयर इज दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द पॉलिटी जिसके अंदर यूनियन एंड इट्स स्टेट्स है. तो वो आप चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 पढ़ोगे, जिसमें आर्टिकल 3 में क्लियरली मेंशन्ड है दैट व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू एंड व्हाट द गवर्नमेंट कैन नॉट डू. तो 1 to 5 वाले जो आर्टिकल्स हैं आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि ये क्या क्या आर्टिकल्स हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स is colorable legislation, which basically says what cannot be done directly cannot also be done indirectly. So read about this particular issue as well. Then Foxconn or Vedanta ka we have already read. You can read this particular article, but this is the JNK ka, because of paucity of time I'm not able to discuss this important article, but read it. This is a very important article for you to understand the fundamentals of what has happened in JNK.
Then you can read this article, China's view on SEO, but कुछ बहुत ज़्यादा important चीज़ें इसके अंदर है नहीं. Coming to economy के अंदर not much. So this is about it, folks. This is about the entire paper. Please read the JNK article. It's an important article. We'll meet tomorrow, folks, at 5 a.m. Tomorrow we'll definitely start at 5 a.m. so that we can wind up at 6. Okay. So let's meet tomorrow at 5 a.m. and have a really productive day, folks. Ciao. Okay.